नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजीपीडीएम की प्री की एग्जाम 9 से 11 सुबह हो चुकी है, राइट। मैं खुद भी पेपर देखने गया था, हमेशा जाता हूं हर एग्जाम का, एटलीस्ट प्री का पेपर तो देने जाते ही है। क्लियर, क्योंकि एनालिसिस करना होता है, आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो पूरा पेपर देख के अच्छे से आया हूं, क्योंकि काम ही वही था कि पेपर अच्छे से देखना। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं पेपर के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो चीज है ना, विपो, राइट, जो नया पार्ट था इस एग्जाम का। आगे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्टिव बैच लॉन्च कर दी है। उसमें काफी पोर्शन में पढ़ा भी चुका हूं और सेशंस में कल से फिर दोबारा शुरू करने जा रहा हूं, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4,999 रुपीज इसकी फीस रखी है। और डिस्क बहुत सारे डेमो लेक्चर्स आपको वहां दिखेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिलेगी, कोर्स की लिंक मिलेगी, जाइए डेमो सेशंस देखिए, फिर डिसाइड करिए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस मैं उसमें कंडक्ट करवा रहा हूं, बाकी भी करवाऊंगा, राइट। तो चलिए आते हैं। अब सबसे पहला जो पार्ट था विपो का, राइट, मतलब लास्ट में दिया गया था, मगर मैं उसको नया पार्ट है इसलिए मैं विपो से शुरुआत करूंगा। अब विपो देखो, विपो में वो डेप्थ में चले गए थे, ऐसी चीजें पूछी गई थी कि वो जनरली हम पढ़ भी लेंगे तो भी उसको छोड़ देते हैं। कब, जैसे कि ये पूछा गया था कि क्या था भाई, आपको पेटेंट एक्ट 2002 केम इनटू एनफोर्समेंट कब आया था, उसकी डेट पूछी गई थी, राइट। वो कभी क्या होता है, हम पढ़ भी लेंगे तो भी वो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। इंडिया ने गैंट एग्रीमेंट कब साइन किया था, गेट एग्रीमेंट कब साइन किया था, वो पूछा था। फिर उसके बाद में ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, राइट, वहां से एक क्वेश्चन था। नॉट ऑर्गन ऑफ विपो, विपो का कौन सा ऑर्गन नहीं था, वो पूछा गया था। पार्ट ऑफ ट्रिप, राइट, कौन सा ट्रिप का पार्ट है जिससे आपका आईपीआर एनफोर्समेंट हुआ था। क्लियर, सेमीकंडक्टर लेआउट का जो है उसका कितने ईयर के लिए वैलिड है, वो एक स्टोरी दी थी लेखा की, वो इजी थी, सेमीकंडक्टर वाला इजी था, राइट। एक एक पोएट के बारे में पूछा गया था, राइट, उसके लिए कॉपीराइट से रिलेटेड था, वो भी इजी था। कॉन्फ्रेंस एंड सिटी, उसको भी मैच कर सकते थे, राइट, विपो के मेंबर वो हमने कंडक्ट किए थे ये चीजें, राइट, वो भी इजी था। आर्टिकल 4 ऑफ डब्ल्यूटीओ, कुछ लोगों को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। मतलब आप ओवरऑल ये समझ के चलिए कि 6-7 क्वेश्चन तो मेरे सीरीज से भी आप कर सकते थे, जो मैं फ्रीली लेके आया था। ओके, 6 क्वेश्चन मैंने जो सेशन लिया था ना 1 घंटे का, उससे भी कर सकते थे, मगर पूरे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है किसी ने सॉल्व किए होंगे। तो 50-50 पकड़ के चलिए आप विपो से रिलेटेड, क्योंकि मैं जब पढ़ा भी रहा था यूट्यूब पे, जो सेशन लेके आया था ना, मैं छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो लेके आता था, 6-7 वीडियो, तभी भी मैंने यही बोला था कि हो सकता है कि किसी एक्ट के अंदर चले गए, बहुत ही स्पेसिफिकली डेट बिट पूछे गए, तो वो मुश्किल है सब कुछ करना, याद भी रखना। आप इसीलिए इसको थोड़ा सा कम समय देके रखिए, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन पूछी जाएंगी वो बन जाएगी, बहुत बीच में जाएंगे तो वो नहीं होगी। क्लियर, तो आप 50% इसका पकड़ के चल लीजिए कि 50% हो सकता था, अच्छा है 50% करना भी। क्लियर, ये हो गई बात विपो रिलेटेड। क्लियर, तो 50% मार्क आपके अच्छे होंगे। ओके, तो बहुत डेट वगैरह पूछे गए थे इसीलिए। कॉपीराइट से प्यार था उनको, कॉपीराइट्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। क्लियर, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं था, आप मीडियम लेवल या नॉर्मल लेवल का इंग्लिश पकड़ के चलिए। क्लियर, इंग्लिश में ऐसी कुछ चीजें बहुत मतलब डिफिकल्ट वाली ऐसी थी नहीं, आप नॉर्मली इंग्लिश कर सकते थे। मुझे लगा कि पेपर देख के भी इंग्लिश ठीक ही था। क्लियर, मतलब डिफिकल्ट नहीं था मेरे हिसाब से, आप डिफर कर सकते हो मेरे चीजों से। उसके बाद में आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, लंबा था, काफी लंबा था, समय जाने वाला था। और मैंने ये भी बोला था कि इन चीजों को साइड में रखिए, आप पहले साइंस के ऊपर फोकस दीजिए। साइंस बहुत बहुत मुझे तो इजी लगा, और मैंने पहले से ही कहा था कि साइंस को आपको टारगेटिव रखना है। साइंस के क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उसके बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और साइंस था भी वैसे ही कि साइंस के बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट नहीं थे, एक आधा दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो कहीं भी होना है, 2-3 क्वेश्चन जाने दीजिए आप, हमें कहां 100% मार्क लेके आने हैं। क्लियर, तो साइंस इजी था। उसके बाद में साइंस इजी था,
क्लियर, वो तो इजी कैटेगरी में आएगा, सबको आने भी चाहिए और सबको बोला भी गया था मेरे थ्रू, तो मैंने तो अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस साइंस पे रखिए, क्योंकि वहां का आप जो टाइम दे रहे हो उसके रिटर्न्स में मार्क आएंगे ना, वो अच्छे होंगे। ओके, आईपीआर का कैसे था कि चीजें पूरा डोमेन में नहीं थी। डोमेन में क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले बार किसी एग्जाम के लिए ये सिलेबस में रखा गया था उस लेवल का 15-15 मार्क का, तो पता नहीं था ना किस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाएंगे, राइट? क्योंकि जो क्यूसीआई ने पेपर लिया था और अभी का पेपर, उसमें डिफरेंस है। क्लियर? तो वो टाइम निकाल के मैंने साइंस को देने के लिए बोला था, कुछ लोगों ने दिया होगा, तो साइंस बिल्कुल बढ़िया था, आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते थे। क्लियर? जीएस जीके भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, करंट अफेयर के कैसे वन लाइनर क्वेश्चंस थे। क्लियर? और कुछ थोड़ा एक आधा दो क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी से आया था, वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल रेंज में ही आता था। तो आप ये समझ के चलिए कि साइंस और जीएस जीके एक मॉडरेट लेवल में थे। कुछ क्वेश्चन तो मैंने करंट अफेयर के अपने चैनल पे क्विज के फॉर्मेट में शेयर किए थे, उससे भी आपको 2-3 क्वेश्चंस मिले होंगे, राइट? बाकी जनरल था, मैंने जीके टुडेज का भी रीड करने के लिए बोला था, उससे भी आपको क्वेश्चंस मिलते थे, राइट? करंट अफेयर के। क्लियर? तो जीएस और जीएस जीके साइंस मॉडरेट, उसके ऊपर नहीं। क्लियर? पेटेंट 50% उसके ऊपर गए तो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, मगर 50% पकड़ लीजिए। साइंस आप मोर देन 80% करना ही चाहिए आपको एग्जाम निकालनी है तो। क्लियर? करंट अफेयर भी ज्यादा टफ नहीं था, जनरल जनरल किया तो भी चलता था, राइट? बहुत पुराने क्वेश्चंस भी करंट अफेयर के नहीं थे। क्लियर? तो करंट अफेयर हो गया, जीएस, उसके बाद में साइंस वगैरह ये सब। क्लियर? अब एप्टी रीजनिंग मैंने पहले ही बोला था टफ, टफ मतलब लेंदी आता है ये पार्ट। पूरा पेपर मुझे नहीं लगता है किसी ने किया होगा, हार्डली कोई तो है जिन्होंने पेपर किया होगा, तो लंबा पेपर था, राइट? और ये एप्टी और रीजनिंग ऐसा ही पार्ट है कि जो ही आपके पेपर को डिफिकल्ट बनाता है। क्लियर? तो एप्टी रीजनिंग के अच्छे खासे लंबे क्वेश्चन थे, टाइम मुझे नहीं लगता है कि सफिशियंट था। क्लियर? इंग्लिश के भी कहीं टाइम चला ही जाना था, थोड़ा बहुत टाइम लगता था, मगर मुझे फील हुआ कि रीजनिंग में हर क्वेश्चन में टाइम जा रहा है, राइट? और अच्छा खासा रीजनिंग का टाइम लिया जा रहा है। आपने थोड़ी सी फास्टली इन 3 सेक्शन को, जीएस जीके साइंस और आपका, सॉरी, जीएस जीके, उसके बाद का साइंस और पेटेंट, इसमें टाइम सेव किया। पेटेंट का पता है आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यहां आपका टाइम सेव हुआ होगा, तो एडिशनल आप एप्टी रीजनिंग को टाइम दे सकते थे, मगर वो एडिशनल टाइम से भी आपके पूरे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले थे, पेपर ही वैसे डिजाइन किया गया था कि टाइम कंज्यूम होता था। क्लियर? थोड़ा सा मुझे लगा आपका डिफरेंट हो सकता है कि एप्टी में समय कम लगता रीजनिंग से। क्लियर? आपने देखा होगा तो एप्टी में शायद थोड़ा सा कम समय लगता, रीजनिंग और भी थोड़ी सी लेंदी मुझे महसूस हुई है। क्लियर? मैं बिल्कुल इन एप्टी रीजनिंग इंग्लिश ये 75 के तो बिल्कुल टच में नहीं था, मैं जिस पार्ट के टच में था वो थोड़ा सा पेटेंट का पार्ट था और साइंस का पार्ट था। क्लियर? तो मुझे ये 45 मार्क्स का पार्ट मुझे अच्छे से अच्छा खासा पता। 45 में भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री खुद पढ़ाता था, बायो तो पढ़ाता ही नहीं था। क्लियर? तो मुझे एक 40 मार्क का जो पार्ट था ना, वो मुझे थोड़ा सा अच्छे से फैमिलियर था, तो मुझे लगा कि वहां टाइम सेव हो सकता है। आप बस उसी में बने रहे कि विपो में टाइम नहीं क्वेश्चन बन रहे तो उसी में पड़े रहे, तो हो सकता है कि वही आपका टाइम पास भी हुआ हो। मैंने पहले ही बोला था कि कहीं रुकना नहीं है, आपको इधर एडिशनल समय लगेगा। तो ओवरऑल पेपर इज लेंदी वन। क्लियर? इजी पेपर था नहीं, साइंस की वजह से शायद लगे, मगर एप्टी रीजनिंग वो खुद ही 60 मार्क का बनता है, उसमें इंग्लिश ऐड कर लो, तो ये लेंदी वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था। तो ओवरऑल आप ये समझ के चलिए कि जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, यू कैन एक्सपेक्ट क्लियरिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपकी अच्छी खासी पढ़ाई थी तो आप प्री क्लियर कर सकते थे। क्लियर? एनी अटेम्प्ट अबाउ 120 इज हैंडसम। क्लियर? हैंडसम अटेम्प्ट है। उसके नीचे वाले भी बिल्कुल, मतलब अब थोड़ा सा बहुत गलतियां बिल्तियां तो हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़िया अटेम्प्ट है, 120 के ऊपर आपने अटेम्प्ट किया। तो मुझे लगता है कि जिनके स्कोर 90 प्लस है वो तो सेफ जोन में है, ये मुझे लगता है। जरूरी नहीं है कि मुझे लगेगा वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि जिन लोगों काफी अब 15-20 बच्चों के साथ तो मेरी बातचीत हो चुकी है। क्लियर? तो वो थोड़ा सा अंदाज आता है ना, हर कैटेगरी के बच्चों के साथ हम बात करते रहते, मीडियम मतलब जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जिसकी मीडियम पढ़ाई हो, जिसने पढ़ाई नहीं की हो, हम लोगों को पता ही होता है क्योंकि बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कोर, एनी स्कोर प्लस 90 इज अ गुड। आप थोड़ा सा सीट का भी अनुमान लगाइए ना, 90,000 के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है,
550 पकड़ लीजिए सीट्स है, क्लियर, इंटू 20 इतने प्री क्लियर होने, प्री का वैसे भी स्कोर आगे तो जाएगा नहीं जाएगा, क्लियर। तो आप समझ के चलिए कि 2 0 ये हो गए, 110 ये हो गया, क्लियर। तो लगभग आपके 11,000 स्टूडेंट क्लियर होने ही चाहिए, 11,000 क्लियर स्टूडेंट आपके मेंस क्लियर हो गए, तो 90,000 टोटल है। तो हर 9th स्टूडेंट तो आपका वैसे भी सेलेक्ट होने वाला है प्री क्लियर करने के लिए। और मैंने सेंटर पे भी ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट थे, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट थे, मतलब हॉल खाली खाली लग रहा था, बहुत कम लोग थे एग्जाम देने के लिए। हो सकता है कि सडन आ गया, तो भी मैंने बोला था कि एग्जाम किसी को नहीं छोड़ना है, जाइए, क्या फर्क पड़ता है यार, फेल हो गए वापिस आ गए, क्लियर, ना जाने से तो बेटर है, फर्क पड़ता है मगर ना जाने से तो बेटर है एग्जाम देके आ गए। देखो बहुत सारे लोगों को मतलब सरप्राइज भी मिलेगा, दे विल क्लियर द प्री एग्जाम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्लियर, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेंथ उतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 90,000 पूरा लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से काफी लोग तो आए ही नहीं है, और सेंटर इधर उधर भी डाल दिए थे काफी जगह, तो भी उस वजह से भी नहीं आए हैं, कुछ लोग पढ़ाई की वजह से नहीं आए, सडन होने की वजह से कुछ लोग नहीं आए हैं, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं क्योंकि ये लोग नहीं आने के। तो बहुत मुझे तो खाली खाली सेंटर लगा जो मेरा सेंटर था। हाँ, मैनेजमेंट थोड़ी, जितने लोगों से मेरी बात हुई मैनेजमेंट ठीक अच्छी थी, राइट, पहले जैसा QCI जैसे नहीं लगा, वो बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ चीजें अच्छे से हुई थी, वो खुद अलॉट करते थे कि आपको यहाँ बैठना है वहां बैठना है, पूरा बायोमेट्रिक वगैरह करके, क्लियर। तो मैनेजमेंट तो मुझे सही लगा है, जितने लोगों से बात हुई उतनी, और उस सेंटर की भी जहां मैं गया था, क्लियर। तो 90+ स्कोर आ रहा है, तो मुझे लगता है, मैं अगेन ये बोल रहा हूं कि कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं स्टूडेंट के फीडबैक लेके पेपर देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूं, जरूरी नहीं कि अंदाजा हमेशा सही होगा। 90+ इज सेफ, सेफ बोल रहा हूं, इसके नीचे के नहीं होंगे क्या, जनरल कैटेगरी के लिए, राइट, इसके नीचे के नहीं होंगे क्या, इसके नीचे के भी हो सकते हैं, क्लियर है, ओके। क्योंकि पेपर जैसे था ना लेंदी वगैरह, ये सब सडन चीजें आने की वजह से, तो इसमें कट ऑफ आप नीचे की तरफ ही देख के चलिए, कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जाने की एक्सपेक्टेशन है। तो आप आराम से अब मेंस के प्रिपरेशन के लिए लगिए, आप बाउंड्री पे है तो भी मेंस के प्रिपरेशन के लिए लगिए, आप सेफ जोन में है तो भी, सेफ जोन में है तो वो लगने ही वाले, मेंस के प्रिपरेशन के लिए लगिए, क्योंकि एग्जाम शायद जल्दी होगा। जब मैं पहला वीडियो लेके आया था ना, तब मैंने डेट बताई थी, मगर वो फिर बाद में आई नहीं। पहले मैंने क्या बोला था कि 21 दिसंबर जो होगा वो आपका प्री का डेट जा चुका है, ओके, और 15 जनवरी मैंने मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए बताया था, क्लियर। अब उन्होंने इसमें तो दिया नहीं है, जो बोला था उसी पे हुआ है ये प्री का, ओके। और जो हमें मिला है नोटिफिकेशन उसमें तो 15 जनवरी का कोई बताया ही नहीं उन्होंने, क्लियर। तो ये प्री का रिजल्ट लगने के बाद शायद वो हमें डेट भी दे दे, मगर उसके बाद ज्यादा समय मिलेगा ये भी हमें एक्सपेक्ट नहीं रखना है। तो अभी से हमें तैयारी के लिए लग जाना है, कैसी तैयारी करनी है क्या करनी है वो मैं सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, ओके। ओके, अब थोड़ा सा आज के दिन रेस्ट करिए, आराम करिए, ओके। बहुत सडनली चीजें आई तो शायद हो सकता है पिछले 7-8 दिन में आपकी नींद वगैरह अच्छे से नहीं हुई हो, ओके। और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाएगा ऐसे लग नहीं रहा है पेपर की लेंथ देख के, क्योंकि मेरे जितने स्टूडेंट के साथ बात हुई है उसमें 128 वाला अभी तक हाईएस्ट था कि सर मैंने 128 किया है, क्लियर। काफी लोग अभी तुक्के बिक्के मारने हैं तो कितना भी कर सकते हैं, राइट, सब अटेम्प्ट भी करके आ सकते हैं, मगर जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है, अच्छे स्टूडेंट है, उनका कहना है कि सर 120 हमसे मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाया है, क्लियर। तो 22 क्वेश्चन तो ऊपर के अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, ओके। तो ये स्कोर मुझे लगता है हो सकता है कम भी आए, क्लियर। तो यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मैकेनिकल के डिस्क्रिप्टिव बैच की लिंक दी है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल के लिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैकेनिकल के लिए, मैं खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 बार रिटर्न्स निकाल चुका हूं, तो मेरा थोड़ा सा कमांड भी है डिस्क्रिप्टिव के ऊपर अच्छे से, तो मैं वो पूरी 100% डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। जैसे आपके कांटेक्ट में पहले रहा था आगे भी रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।